नमस्ते दोस्तों, ज्ञान गुण सागर में आपका स्वागत है। तो चलिए बात करते हैं आज के द हिंदू न्यूज़पेपर और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस। देखते हैं आज के न्यूज़पेपर से यूपीएससी या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम जैसे जेपीएससी या एमपीएससी या एमपीपीसीएस कहाँ पे काम आ सकता है, ठीक है, कहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। फर्स्ट, थाईलैंड पार्लियामेंट फिक्स अनुतिन एज पीएम। थाईलैंड को नया प्राइम मिनिस्टर मिला है, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। मीटी ग्रुप रिजेक्ट्स गवर्नमेंट्स एसओओ पैक्ट, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट विद कुकीजू आउटफिट्स। ओके, चांसलर, यहाँ पे अपने गवर्नर का बात किया गया है, जो कि यूनिवर्सिटी के चांसलर भी होते हैं, उनके बारे में बात किया गया, ठीक है। ये हो गया। मोर एक्सेप्शन फॉर द मिनरल एक्सप्लोरेशन ड्रिलिंग ऑन फॉरेस्ट लैंड। फॉरेस्ट लैंड में जो भी मिनरल एक्सप्लोरेशन होता है उसके ऊपर एक्सपेंशन मिला है, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे। ट्रम्प वेन हाउस डिनर स्नब्स इलॉन मस्क, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, ठीक है, जहां पे इलॉन मस्क को इनवाइटेड नहीं किया, जबकि पहले मोस्ट अलाइड था ट्रम्प का, ठीक है। पैक्ट साइंड विद कुकीजू ग्रुप्स विल बी ऑनर्ड सेज मणिपुर चीफ सेक्रेटरी, ठीक है। इजराइल गाजा से टेक ओवर, इजराइल के बारे में बात करेंगे। इसी में नोबेल लॉरेट, इसी में भी अपना इजराइल का और गाजा का भी रिसेंटली गाजा ने मतलब इजराइल ने गाजा पे अटैक कर दिया, उसको पूरी तरह से कॉन्कर करने के लिए, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। वहां पे जो ह्यूमन के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ठीक है, तो उनके ऊपर बात करेंगे। इंडिया डीजल एक्सपोर्ट, यूरोप इंडिया से कितना डीजल परचेज करता है उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो ह्यूमन राइट का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, गाजा में ह्यूमन राइट्स का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उसके बारे में बात करेंगे। हमास रिलीज वीडियो इजराइल, ये भी वही है अपना हमास और इजराइल का कॉन्फ्लिक्ट। पंजाब में फ्लड है, जो फ्लड आया है उसकी वजह से बात करेंगे। फिनलैंड के बारे में बात करेंगे, ठीक है, और ये व्हाट इज टू स्टेट सोल्यूशन, टू स्टेट सोल्यूशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे। राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल से व्हाई इट्स मैटर, क्योंकि देखिए अभी कोचिंग सेंटर पे बिल आया है, ठीक है, राजस्थान में, जो कोटा इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट जो हब है एजुकेशन का या फिर अदर गवर्नमेंट्स जो कम्पिटिटिव एग्जाम रहता है उसके लिए हब है, वहां के लिए बिल लाया गया, ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूएस हैज लॉस्ट इंडिया रशिया टू डार्केस्ट चाइना, इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट आर्टिकल शुरू करते हैं। मीटी ग्रुप रिजेक्ट्स द गवर्नमेंट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट विद कुकीज आउटफिट, ठीक है। पहले सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझिए। सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन, अभी देखिए कुकी और मीटी जो अपना ये मणिपुर का रीजन है, ठीक है, ये रीजन है। अब यहाँ पे देखिए कुकी यहाँ पे है, ठीक है, ये है कुकी और ये वाला रीजन है, यहाँ पे है मीटी, ठीक है। ये 10% लैंड है, लेकिन यहाँ पे 70% पॉपुलेशन रहती है, 70% पॉपुलेशन रहती है, और यहाँ पे फिर ट्राइबल पॉपुलेशन रहती है, क्योंकि यहाँ पे पूरा जो एरिया है ना, ये वाला पूरा एरिया ये फॉरेस्ट है और अपना माउंटेनियस रीजन है, ठीक है, फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे फॉरेस्ट और माउंटेनियस रीजन। सो अभी देखिए यहाँ पे क्लैश कहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, क्लैश शुरू हुआ कि जब यहाँ पे बिल आया, ठीक है, बिल आया किसने, इम्फाल में, यहाँ पे जो लेजिस्लेटिव है इसमें बिल आया। बिल किस लिए लाया कि जो यहाँ पे लोग हैं इनको भी एसटी शेड्यूल कास्ट का स्टेटस दिया जाए। अब उनको अगर शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए, शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस अगर दिया जाएगा तो ये भी जो हिली वाले रीजन है जहाँ पे शेड्यूल ट्राइब जो अपने कुकीज है, जोमिस है, जो शेड्यूल ट्राइब है, यहाँ वाले रीजन में एनक्रोच कर सकेंगे, वहां पे लैंड परचेज कर सकेंगे, ठीक है। तो ये जो कुकीज है ये नहीं चाहते थे कि जो मीटीज वाले हैं ये हमारे एरिया में आए, उस वजह से मैं 2023 को क्लैश हो गया मणिपुर में कुकीज और ये मीटीज के बीच में, ठीक है। और ये क्लैश अभी तक चल रहा है, यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट रूल है, प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, यहाँ पे अभी प्रेसिडेंट रूल है। और मणिपुर पूरे इंडिया का इकलौता ऐसा ये स्टेट है जिसके ऊपर टोटल 11 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है, प्रेसिडेंट रूल लग चुका है टोटल 11 टाइम, ठीक है, इसमें 11 बार प्रेसिडेंट रूल लग चुका है।
ठीक है। बाकी जो स्टेट है उसमें किसी में 9 बार, 8 बार, 3 बार, 2 बार, लेकिन सबसे ज्यादा टाइम्स मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा है। ये आपको किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है इंडिया में जिसके ऊपर सबसे ज्यादा टाइम प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। अब देखिए प्रेसिडेंट रूल मतलब क्या होता है, वहां पे जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली रहता है उसको डिसॉल्व कर दिया जाता है, और अगर इन केस अगर डिसॉल्व नहीं भी किया जाता तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं ना, उन लोग को एज जो वहां पे डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क से उनको बिरेफ्ट कर दिया जाता है। मतलब वो लोग जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है, वो ये उस समय के लिए बिरेफ्ट हो चुके हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन से, उनको अभी काम करने नहीं दिया जा सकता, ठीक है। उसका जो पूरा ये है काम, यहाँ पे प्रेसिडेंट एक ऑफिसर अपॉइंट करता है या फिर गवर्नर डायरेक्ट, ये डायरेक्ट गवर्नर के कंट्रोल में रहेगा, या फिर एक एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करता है ताकि यहाँ का देखभाल कर सके, ठीक है। ये होता है प्रेसिडेंट, जो कि लगता है आर्टिकल 356 के अंडर, ठीक है। आर्टिकल 356 के अंडर लगता है प्रेसिडेंट रूल अपना स्टेट में, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए ये अपना है मणिपुर, ठीक है, यहीं पे पूरा मुद्दा चल रहा है। मीटी ग्रुप्स रिजेक्ट गवर्नमेंट सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन पैक्ट विद कुकी। अब ये ऑपरेशन ये रिजेक्ट करने का ये क्या है, क्योंकि देखिए जो कुकीज है ना, ये लोग कुकीज के साथ साइन नहीं करना चाहते पैक्ट। क्यों? क्योंकि ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन का जो कुकीज है बार बार वायलेट किया है। बार बार वायलेट कैसे, यहाँ पे पीस के साथ रहने के लिए बात किया जा रहा था कि पीस के साथ रहेंगे, लेकिन कुकीज ने बार बार जो ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन है, ठीक है, ये पैक्ट है, इसको बार बार ये तोड़ा है। तोड़ा कैसे है, मोस्टली इलीगल करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं, ठीक है, इलीगल करप्शन एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहते हैं। यहाँ पे नार्को मतलब जो अपना ड्रग्स वगैरह आता है, ड्रग्स का स्मगलिंग वगैरह चल रहा है वहां पे लार्ज स्केल पे। मणिपुर में जो कुकीज है ये लार्ज स्केल में ड्रग्स स्मगलिंग कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ड्रग्स का पॉपी कल्टीवेशन भी हो रहा है, पॉपी कल्टीवेशन, ठीक है, पॉपी कल्टीवेशन। पॉपी वही होता है जिससे ड्रग्स बनता है, ठीक है, ड्रग्स बनता है। ये हो गया, ठीक है। अभी पूरा आर्टिकल इसी के बारे में है, ठीक है। पैक्ट साइन विद द कुकीज और ग्रुप्स विल बी ऑनर्ड, ये बोल रहे हैं मणिपुर के चीफ सेक्रेटरी बोल रहे हैं, जिनके अंडर अभी मणिपुर का एडमिनिस्ट्रेशन दिया गया है, ठीक है। ये अभी बोल रहे हैं मणिपुर चीफ सेक्रेटरी पुनीत कुमार गोयल ऑन फ्राइडे सेड एग्रीमेंट साइंड विद द कुकीज ग्रुप विल बी ऑनर्ड व्हाइल asserting that the government was making efforts to restore normalcy in the ethnic strife norm। जो वहां पे एथनिक ग्रुप के जो हुआ है, जो क्लैश वगैरह हुआ है, इसके वो बोल रहे कि अगर ये जो स्टैंडर्ड ये सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अगर साइन हो जाता, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन अगर साइन हो जाता तो यहाँ पे पीस एंड हार्मनी एस्टेब्लिश कर पाते हैं, ठीक है। तो यही सब में दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थाईलैंड पार्लियामेंट पिक्स अनुतिन एज पीएम, ठीक है। अब देखिए सरकारें तो बनती रहती है, सरकारें आती रहती जाती रहती है। यहाँ पे जो सेंटर है, मतलब जो कंट्री है, नेशन है, उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है थाईलैंड, ठीक है, ये पूरा थाईलैंड का मैप। अब इसका कैपिटल है बैंकॉक, किधर गया, ये रहा बैंकॉक, ठीक है, ये इसका कैपिटल है। यहाँ पे इस्थमस ऑफ करा आता है, इस्थमस ऑफ करा, ठीक है। यहाँ पे ये है फुकेट, फुकेट है ये रहा। अब देखिए थाईलैंड यहाँ पे वियतनाम को छोड़ के सबसे बाउंड्री शेयर करता है। किससे किससे शेयर करता है, मलेशिया से करता है बाउंड्री शेयर, कंबोडिया से करता है, लाओस से करता है, म्यांमार से करता है, ठीक है। ये है गल्फ ऑफ थाईलैंड, गल्फ ऑफ थाईलैंड, अंडमान सी, ठीक है। ये अपना साउथ चाइना से आ गया, ठीक है, साउथ चाइना से। और ये जो रिवर आया है, ये मेकोंग रिवर है, मेकोंग रिवर, ये है मेकोंग रिवर, ठीक है। यूएस हैज लॉस्ट इंडिया रशिया टू द डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। अभी देखिए यहाँ पे ट्रम्प ऐसा स्टेटमेंट क्यों दे रहे हैं, ये चाइना को इतना मतलब डार्केस्ट बोल रहे हैं, ठीक है। चाइना और यूएस का अभी इकोनॉमिक के स्टेज पे फाइट चल रहा है, टेक्नोलॉजी के स्टेज पे फाइट रहा है। आपने कोल्ड वार सुना होगा, कोल्ड वार जब कहां से चला था, 1950s के अराउंड चला था, 1991 में खत्म हुआ था कोल्ड वार, ठीक है, कोल्ड वार। यहाँ पे कौन कौन थे कोल्ड वार में, यूएसए था, ठीक है, और यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत यूनियन भी बोलते हैं, सोवियत यूनियन, जो कि अभी मोस्टली रशिया कंप्राइज करता है, ठीक है, रशिया, ठीक है, सोवियत यूनियन।
ये था कोल्ड वॉर का, ठीक है। अब ये नेक्स्ट जनरेशन का कोल्ड वॉर है, ठीक है। अभी का जो कोल्ड वॉर है यूएसए वर्सेस चाइना, ठीक है, यूएसए वर्सेस चाइना। इस कोल्ड वॉर में क्या हो रहा था, कंपटीशन चल रहा था, ठीक है, एक दूसरे से युद्ध। यही में आपको दिख जाएगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस दिख रहा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। यहाँ पे वो टाइम पे मिसाइल वॉर हो सकता था, ठीक है, न्यूक्लियर मिसाइल वॉर हो सकता था, न्यूक्लियर मिसाइल वॉर हो सकता था, न्यूक्लियर मिसाइल वॉर, ठीक है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ये यूएसए है, ये चाइना। अभी का कोल्ड वॉर जो चल रहा है, अभी का जो कोल्ड वॉर चल रहा है, ये टेक्नोलॉजीज पे चल रहा है, टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी पे। यूएसए उस टाइम पे बहुत पावरफुल था, टेक्नोलॉजिकली भी और इकोनॉमिकली भी। उस समय इसका जो जीडीपी वगैरह था वो समथिंग अराउंड 2 ट्रिलियन था, $2 ट्रिलियन था, ठीक है, समथिंग अराउंड $2 ट्रिलियन। और इसका बिलियन में था समथिंग अराउंड 150 to 300 बिलियन डॉलर, बिलियन, ठीक है, बिलियन डॉलर। तो मतलब ज्यादा गैप नहीं था, ठीक है, इनके बीच में। ये हालांकि बहुत ज्यादा गैप था, इनके बीच में बहुत ज्यादा गैप था। यूएसएसआर इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली यूएसएसआर वीक था, इसीलिए यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेट हो जाता है 1991 में। 1991 में डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हो जाता है। अब यहाँ पे देखिए चाइना और यूएसए का ये चल रहा है, ठीक है। चाइना के पास समथिंग अराउंड 4 ट्रिलियन सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। यूएसए के पास समथिंग अराउंड 100 बिलियन है, 100 बिलियन फॉरेक्स रिजर्व है। हालांकि इसको फॉरेक्स रिजर्व का नीड भी नहीं है। क्यों इसको नीड क्यों नहीं है? क्योंकि इसी का ये करेंसी चल रहा है, ठीक है, डॉलर ही चल रहा है ऑल ओवर वर्ल्ड, डॉलर ही ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, तो इसको फॉरेक्स रिजर्व का जरूरत है नहीं, ठीक है। इसके पास 4 ट्रिलियन है, 4 ट्रिलियन फॉरेक्स रिजर्व। अब देखिए जो यूएस का जीडीपी है 30 ट्रिलियन है, 30 ट्रिलियन, ठीक है। और चाइना का है, चाइना का 19 ट्रिलियन डॉलर, 19 ट्रिलियन डॉलर किसका है? चाइना का। कितना है चाइना का? 19 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। इसका 30 ट्रिलियन डॉलर। तो इकोनॉमी के लिए भी ये 10 ट्रिलियन डॉलर का गैप है। लेकिन फिर भी चाइना प्रोड्यूसेस फॉर द वर्ल्ड, चाइना वर्ल्ड के लिए मार्केट है 1/4 या 1/3 आप कह लीजिए, दुनिया में जितने प्रोडक्ट्स हैं कहीं ना कहीं आपको चाइनीज मेड मिलेंगे, चाइनीज फोन मिलेंगे। आपने यूएसए का कौन सा फोन सुना होगा? आपके हाथ में अगर आप यूज कर रहे हो तो आपके पास चाइनीज फोन ही रहेगा, मोस्टली चाइनीज मोबाइल ही रहेगा, ठीक है, या तो ओप्पो, वीवो, वन प्लस, ये सब चाइनीज ही रहेगा। एप्पल भी अपना जो बनाता है एप्पल फोन, आईफोन, वो भी कहीं ना कहीं चाइना में ही मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है, चाइना में मैन्युफैक्चर करता है आईफोन, ठीक है। हालांकि कंपनी यूएस का है लेकिन जो मैन्युफैक्चर असेंबली ऑफ आईफोन्स, ठीक है, ये चाइना में होता है, ठीक है। चाइना में ही आपको टेस्ला का ये मैन्युफैक्चर हब मिल जाएगा चाइना में, ठीक है। तो चाइना अभी प्रोड्यूसेस फॉर द वर्ल्ड अभी, और चाइना ने अपना ऑल ओवर वर्ल्ड डेट ट्रैप से कंट्रोल बना लिया। मतलब ये जो कोल्ड वॉर है, ये जो चाइना और यूएस का कोल्ड वॉर है, ये फार ग्रेटर देन यूएस और यूएसएसआर का कोल्ड वॉर जो था ना, यूएस और यूएसएसआर का जो कोल्ड वॉर। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी कोल्ड वॉर चल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे भी कोल्ड वॉर चल रहा है। यूएस का क्या है? यूएस का चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी, ठीक है, और इसका डीप सीक है, चाइना का डीप सीक है, डीप सीक, ठीक है, डीप सीक। अब कहीं कहीं बोला जा रहा है कि जो चाइनीज का डीप सीक है ये फार बेटर देन चैट जीपीटी भी माना जा रहा है कहीं कहीं पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी के बेस पे भी आप देख रहे हो कि चाइना यूएस को अच्छी टक्कर दे रहा है। इसीलिए यूएस बोल रहा है कि वी लॉस्ट इंडिया एंड रशिया टू डार्केस्ट चाइना ट्रम्प, डार्केस्ट चाइना को ये, क्योंकि चाइना कम्युनिस्ट नेशन है, कम्युनिस्ट नेशन है, ठीक है, जो मेरिटोक्रेसी पे रन करता है। किस पे रन करता है? मेरिटोक्रेसी पे रन करता है। मैं एक डिटेल वीडियो लेके आऊंगा जिसमें डेमोक्रेसी और मेरिटोक्रेसी के बीच में डिफरेंस जो होता है, ये मैं उसके ऊपर वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है। मेरिटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बात करेंगे कि मेरिटोक्रेसी में क्या क्या होते हैं, ठीक है, वहां पे कैसे इलेक्शंस होते हैं मेरिटोक्रेसी में, इसको डिस्कस करेंगे। और जो डेमोक्रेसी तो आपको पता ही है, अगर आप इंडिया में हो या यूएस में हो तो डेमोक्रेसी आपको पता ही है। मेरिटोक्रेसी क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे, ठीक है, मेरिटोक्रेसी। तो वही चाइना बोल रहा है। अब देखिए
अब इसका मुद्दा भी ये हुआ कि रिसेंटली शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन हुआ, जिसमें टोटल कितने मेंबर है? 10 मेंबर्स है। अभी शायद से 11 मेंबर हो चुके हैं, 11 मेंबर्स है, ठीक है, शांघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। अब वहां पे जो ऑल ओवर नेशंस है, इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, रशिया हो गया, ये तीनों आके इन्होंने डिस्कशन किया, ठीक है। तो जब तीनों ये मिल गए, क्योंकि जो रशिया है ये भी कम्युनिस्ट नेशन है, ठीक है, तो यहाँ पे RIC का बात किया जा रहा है, RIC ट्राइलैटरल, ठीक है, रशिया, इंडिया, चाइना ट्राइलैटरल, ठीक है, इसकी बात चल रही है। तो वही ये बोल रहा है कि वी लॉस्ट इंडिया। भाई लॉस तो करोगे ना, 50% टैरिफ लगाने कौन बोलता है? वो भी दुनिया के सबसे बड़ी कंट्री को। अभी इंडिया पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है पॉपुलेशन वाइज और डेमोग्राफी वाइज भी, क्योंकि इंडिया में मेजोरिटी ऑफ जो लोग हैं वो यंग है, ठीक है, वर्किंग एज पॉपुलेशन है, वर्किंग एज पॉपुलेशन, बट ड्यू टू लैक ऑफ स्किल एंड अनएम्प्लॉयमेंट, अगर ये स्किल नहीं रहा और अनएम्प्लॉयमेंट रहता रहा तो इंडिया अपना डेमोग्राफिक ट्रांजिशन अचीव नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर इंडिया में बहुत से लोग जो अगर अनस्किल्ड रहेंगे, अगर उनके पास कोई स्किल नहीं रहेगा तो वो लोग भी अपनी गरीबी रेखा में रहेंगे, ठीक है, ज्यादा एडवांसमेंट नहीं ला पाएंगे, तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थोड़ा खराब हो सकता है। तो यही इंडिया अभी दुनिया का सबसे बड़ा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में भी है, ठीक है, तो इसे इंडिया अभी दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। तो यही चाहे तो अभी ट्रंप को भी ऐसे स्टांसेस नहीं लेने चाहिए थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, द चांसलर, यूनिवर्सिटीज नीड टू बी हेडेड, अब देखिए इसमें ज्यादा सिंपल है, ये थोड़ा यूपीएससी या स्टेट एग्जाम से उतना ही नहीं, लेकिन इसमें कुछ आर्टिकल्स आ सकते हैं, जैसे आर्टिकल 154, ठीक है, जिसमें गवर्नर को डिस्कस करते हैं। 152 ये अपना पावर्स ऑफ गवर्नर हो गया, ठीक है, गवर्नर के ऊपर हो गया आर्टिकल 152, ठीक है, इसमें बताया गया है। और आर्टिकल 200 भी ले लीजिए, हालांकि ये इतना पूछा नहीं गया। यहाँ पे देखिए जो गवर्नर होता है, गवर्नर होता है ये एक स्टेट की यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, ठीक है। अब देखिए एक गवर्नर है, ठीक है, ये एक यूनिवर्सिटी का जो अपना यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन रहता है उसका चांसलर रहता है, ठीक है, चांसलर मतलब जो पूरा यूनिवर्सिटी काम करती है स्टेट में, ये गवर्नर के बल पे। अब देखिए गवर्नर इज टू बी एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, जो भी इलेक्टेड गवर्नर ये गवर्नमेंट रहती है उसके एड एंड एडवाइस पे काम करेगी। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रहते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो स्टेट में रहते हैं उसके एड एंड एडवाइस में काम करेंगे, ठीक है, कौन? गवर्नर। लेकिन जब वो यूनिवर्सिटी का चांसलर रहेगा तब वो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो चीफ मिनिस्टर है, उसके एड एंड एडवाइस में काम नहीं कर सकता, ठीक है, वो अपना यहाँ पे मनमानी भी कर सकता है चांसलर। तो देखिए जो चांसलर होता है और एक वाइस चांसलर भी होता है, वाइस चांसलर भी होता है, और वाइस चांसलर को अपॉइंट करने का जो ये रहता है वो चांसलर का रहता है। लेकिन यहाँ पे बताया जा रहा है कि Kerala Governor Rajendra Vishwanath Aralkar to the Supreme Court contending the Chief Minister of Kerala has no role. Chief Minister of Kerala has no role in appointing Vice Chancellor. इन अपॉइंटिंग वाइस चांसलर, ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पे वही ये बताया जा रहा है कि जो गवर्नर जो है ये अपना ड्यूटी छोड़ के, मतलब अपना इसका ड्यूटी क्या है, जो भी मतलब गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके एड एंड एडवाइस पे काम करे। यहाँ पे पॉलिटिकल लेकिन यहाँ पे गवर्नर पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे ज्यादा ढलता जा रहा है। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में मतलब अगर ये प्रो बीजेपी है, अगर सेंटर के प्रति प्रो काम कर रहा है तो ये निष्पक्ष होकर काम नहीं कर सकता अपने स्टेट में, ठीक है, स्टेट में निष्पक्ष होकर काम नहीं कर सकता। ये मोस्टली जो भी बिल्स वगैरह रहेंगे वो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देगा। ये यहाँ पे बोला गया कि प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर देगा। फिर ये निष्पक्ष होकर काम कैसे कर रहा है, तो यहीं पे इसके खिलाफ बहुत ये उठा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूरा एक्ट वगैरह दिए गए जो कि यूपीएससी या स्टेट पीछे एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आर्टिकल ये अपना असेंट टू द बिल है, असेंट टू बिल, जब भी
चीफ मिनिस्टर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अपना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है वो कोई बिल पास करता है, तब आर्टिकल 200 के अंदर गवर्नर उसको साइन करता है, तब वो बिल एक्ट बन जाता है, ठीक है, वो तब ये लॉ बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे गवर्नर के पावर और गवर्नर के बारे में बताया गया आर्टिकल 152 और 154 के बारे में। अभी देखिए, फिनलैंड टू साइन डील विद द टू स्टेट सॉल्यूशन ऑफ इजराइल एंड पैलेस्टीन, ठीक है। टू स्टेट सॉल्यूशन क्या होता है? देखिए, टू स्टेट सॉल्यूशन में ये है कि पैलेस्टीन को भी रिकॉग्नाइज करना है और अपना इजराइल को भी रिकॉग्नाइज करना है, ठीक है। ये इसमें बोला गया है कि फिनलैंड जल्द ही पैलेस्टीन को, जो ये पैलेस्टीन है, पैलेस्टीन, ठीक है, वेस्ट बैंक जेरूसलम पैलेस्टीन, और ये गाजा स्ट्रिप है जो पैलेस्टीन का ही है, तो इसको रिकॉग्नाइज करने वाला है। बहुत से पूरे वर्ल्ड में बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जो पैलेस्टीन को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, पैलेस्टीन एज अ कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता है, बहुत से ऐसे नेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोले, अब देखिए फिनलैंड कहाँ पे है। फिनलैंड के लिए एक और मैप में जाएंगे हम लोग, ये देखिए, ये दूसरा ये आर्टिकल है, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। ये है अपना फिनलैंड, ये है अपना फिनलैंड, ठीक है, फिनलैंड। इसका कैपिटल हेलसिंकी, इसका कैपिटल है हेलसिंकी, ठीक है। अब ये इसको रिकॉग्नाइज करने वाला है, ठीक है, ये इसको रिकॉग्नाइज करने वाला है वेस्ट बैंक को। अब देखिए, इजराइल के जो है ये बॉर्डर कंट्रीज कौन आता है वो देखते हैं। इजिप्ट आ गया, ठीक है, जॉर्डन आ गया, सीरिया आ गया, लेबनान आ गया, ठीक है। जॉर्डन ऑक्यूपाइड, देयर इज नो स्टेट जॉर्डन। इजिप्शियन ऑक्यूपाइड, ये वाला इजिप्शियन ऑक्यूपाइड। आर्मिस्टिक लाइन, ये देखिए आर्मिस्टिक लाइन है ना, अपने पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में है आर्मिस्टिक लाइन, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। अब इजराइल और गाजा, अभी देखिए जो रिसेंट का जो आगे जो आर्टिकल्स आने वाले हैं वहां पर कैसे डिस्कस करेंगे कि देखिए जो ये आगे आने वाले आर्टिकल्स उस पर डिस्कस करेंगे कि गाजा को इजराइल कंट्रोल करे, मतलब पूरा कॉन्कर करने जा रहा है, ठीक है। उसको पूरी तरह से कंट्रोल करने वाला है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा है, ठीक है। जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, गाजा, इजिप्ट, ठीक है। Finland said it would sign French-Saudi declaration of two-state solution between Israel and Palestine, but stopped short of announcing date of recognizing Palestine statehood. Palestine को statehood recognize करेंगे, ठीक है। Next, Israel Gaza Strip takeover bid begins with the strike on the high rise. अब गाजा पे इजराइल पूरी तरह कंट्रोल करने वाला है। ये है गाजा, यहाँ पे कुछ रीजन है, देखिए ये अपना रफा कॉरिडोर है, रफा बॉर्डर, रफा कॉरिडोर, ठीक है। ये यहाँ पे ये अपना खान यूनिस है, खतीफ, ये सब रीजन है। ये रीजन कभी कभी यूपीएससी पूछ लेते हैं कि ये रीजन्स कहाँ पे, ये बैरियर्स है, ठीक है। अब इसका जो देखिए ये जो डिस्टेंस है ना, ये मात्र 25 किलोमीटर का है, 25 किलोमीटर ये डिस्टेंस। तो सोचिए गाजा कितना छोटा है, ठीक है, 25 किलोमीटर का जस्ट। द पैलेस्टीन, इजराइल, ये पूरा इजराइल है, ठीक है। वेस्ट बैंक जेरूसलम, गाजा, पैलेस्टीन, लेबनान, ये अपना आता है गोलन हाइट्स। इस रीजन को बोलते हैं गोलन हाइट्स, गोलन हाइट्स बोलते हैं इसको, ठीक है। ये है अपना डेड सी, ठीक है। अभी देखिए स्ट्राइक शुरू हो गया है, बिल्डिंग गिरा दिया है, ठीक है, गाजा में इजराइल ने, तो स्ट्राइक शुरू हो गया है, ठीक है। तो आने वाले और खबर मिलते रहे कि गाजा को कैसे पूरी तरह कॉन्कर कर रहा है, ठीक है। Every civilization has contributed to the math. We must own ours. यहाँ पे देखिए मंजुल भार्गव जो फील्ड मेडलिस्ट है। फील्ड मेडल क्या होता है? फील्ड मेडल, ठीक है, जो देखिए हर 4 साल में एक बार आता है, ठीक है, फील्ड मेडल। और ये जैसे नोबेल प्राइज हर साल आता है, ठीक है। नोबेल प्राइज फिजिक्स वगैरह ये सब में मिलता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये सब जो साइंटिफिक इवोल्यूशन होता है, नोबेल पीस प्राइज होता है। तो जो फील्ड मेडल होता है ना, फील्ड मेडल ये मैथमेटिक्स से मिलता है,
और ये हर 4 साल में मिलता है। जो भी मैथमेटिशियन, जो दिग्गज मैथमेटिशियंस होते हैं, उनको मिलता है फील्ड मेडल। ठीक है, अब देखिए इन्हीं में है अपने मंजुल भार्गव। ठीक है, इन्होंने भी रिसेंटली न्यू दिल्ली में स्पीच दिया। ठीक है, अब इस स्पीच का मैं सारांश बताता हूँ। ठीक है, इनमें इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कि जो अपना इंडिजीनियस मैथमेटिक्स है उस पर फोकस करना चाहिए। वर्ल्ड, जो दुनिया में जो मैथमेटिक्स फैला है, ठीक है, वो उसमें से ऑलमोस्ट उसमें से इंडिया से निकला हुआ है। ठीक है, आप उसमें कौन कौन से डेटा ले सकते हो, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जितने भी डेटा ले सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये अपना ये नेगेटिव नंबर्स हो गए, इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। ये यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसको रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है। जो नेगेटिव नंबर्स हो गए, ठीक है, फ्रैक्शंस हो गए, ठीक है, साइन हो गया, कोसाइन फंक्शन, जो अपने ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस हो गए। ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मूला कैलकुलेटिंग वैल्यू पाई, जो पाई है ये हो गया। ठीक है, अब यहीं पे कुछ जो नंबर है, जीरो वगैरह नंबर, और नॉट सिर्फ जीरो, देखिए जीरो कब फाउंड हुआ, जीरो फाउंड हुआ अपना समथिंग अराउंड 4th सेंचुरी एडी में। ठीक है, जब अपने आर्यभट्टा और ब्रह्मगुप्ता जी थे, ठीक है, जो ग्रेट मैथमेटिशियंस माने जाते हैं वो थे, तब यहाँ पे ढूंढा गया। ठीक है, जीरो। लेकिन उससे पहले भी जो कुछ नंबर्स थे, अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जाते हो ना, उसमें से भी कुछ नंबर्स है वो भी इंडिया में खोजे गए थे। जब एग्जिस्ट भी नहीं करता तब यहाँ पे इंडिया में इसका कैलकुलेशन चलता रहता है। मैं आपको अभी एविडेंस दिखाऊंगा इसका। ठीक है, अब देखिए मैंने अकम्पलिशमेंट, मतलब ये वही बोल रहे हैं कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाया 2020 में, ये इसी रास्ते पे चल रहा है ताकि इंडिजीनियस जो नॉलेज है उसको रिकॉग्नाइज कर दे। क्योंकि इंडिया को अगर विश्व गुरु बनना है, तो अपने इंडिजीनियस नॉलेज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, इंडिजीनियस नॉलेज जो कि अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट था, जो अपना गुप्ता एज में इंडिया ये सोने की चिड़िया बोली जाती थी। क्यों? क्योंकि उस समय साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत फ्लरिश कर रहा था। हालांकि अभी के लेवल जो एआई चल रहा है उस लेवल का नहीं, लेकिन उस समय के हिसाब से जो मैथमेटिक्स थी, एस्ट्रोलॉजी थी, ठीक है, मैथमेटिक्स एस्ट्रोलॉजी उस समय बहुत प्रचलित थी, उस समय बहुत ज्यादा प्रचलित थी। ठीक है, तो वही बोलते हैं कि जो हमारे इंडिजीनियस नॉलेज है उसको हमें रिकॉग्नाइज करने की नीड है। ठीक है, उसको फिर से हमें जागरूक करना है। ठीक है, जैसे अपना अभी नालंदा यूनिवर्सिटी आ गया। ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी आ गया, तो नालंदा यूनिवर्सिटी को किसने बनाया था? इसको कुमार गुप्ता जी ने बनाया था। कुमार गुप्ता जी ने बनाया कब? 5th सेंचुरी में। यहाँ पे मोर देन लैक्स ऑफ किताबें थी जिसमें मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी, जिसको एक मुस्लिम रूलर था बख्तियार खिलजी, ठीक है, जो कि समथिंग अराउंड 1190 के आसपास इसको जला देता है। 1190 या फिर 1206 के आसपास इसको जला देता है पूरा। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे इतनी किताबें थी मैथमेटिक्स और एस्ट्रोलॉजी पे कि ये पूरा जो लाइब्रेरी है, जो पूरा नालंदा यूनिवर्सिटी का लाइब्रेरी है, वो समथिंग अराउंड 2 महीने तक जलती रही। तब जाके किताब का, सोच सकते हैं आप कितनी किताबें थी वहां पे। ठीक है, ये है अपना बख्तियार। तो यहीं पे बता रहे कि इंडिजीनियस नॉलेज के ऊपर हमें फोकस करने की जरूरत है। कौन बोल रहे हैं? अपने मंजुल भार्गव जी, जो कौन है? एक फील्ड मेडलिस्ट है। ठीक है, यूएसए में प्रोफेसर है अभी फिलहाल। ठीक है, कहाँ चला गया? हाँ, मैं आपको एक एविडेंस बता रहा था ना, ये रहा वो एविडेंस। देखिए, जो नंबर सिस्टम है, जीरो तो हमने ढूंढा था, ठीक है, जीरो हमने ढूंढा है, मतलब इंडिया में ढूंढा गया था। अब कुछ नंबर है, जैसे 2 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, ये भी इंडिया में ही इंस्क्रिप्शंस में पाए जाते हैं। ठीक है, इंडिया में कुछ ऐसे इंस्क्रिप्शंस है, ठीक है, कुछ डायनेस्टीज के वहां पे पाए गए थे। ठीक है, अब ये देखिए यहीं पे आता है नानेघाट इंस्क्रिप्शन। ये क्या है? नानेघाट इंस्क्रिप्शन। कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। सातवाहना डायनेस्टी का टाइम पीरियड क्या था? सातवाहना डायनेस्टी का टाइम पीरियड था समथिंग अराउंड मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, समथिंग अराउंड 120 बीसी के आसपास टू 1st सेंचुरी, मतलब समथिंग अराउंड 85 बीसी। ठीक है, यहाँ पे देखिए
फर्स्ट सेंचुरी BCE, ठीक है। सोचिए, इंस्क्रिप्शन बलराम वासुदेव अंडर वैष्णव, देखिए वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट न्यूमेरिकल सिंबल 2 4 6 7 9, 2 4 6 7 9, ये सब इसमें फाउंड किया है, ये नामेघाट इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये दिखाता है एविडेंस कि इंडिया में मैथमेटिक्स पहले से ही बहुत ज्यादा प्रचलित है। हमारा जो नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, उसको ब्रिटिश हो गया, दिल्ली सल्तनत हो गया, दिल्ली सल्तनत, ठीक है। दिल्ली सल्तनत में कि जो अपना स्लेव डायनेस्टी जिसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बना ये किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, उसी के नीचे, या फिर मोहम्मद घोरी, उसी के नीचे बख्तियार खलजी था, बख्तियार खलजी, जिसने क्या जला दिया, जिसने नालंदा यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी को और नालंदा यूनिवर्सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। ये है कि दिल्ली सल्तनत आ गया, मुगल आ गया, मुगल्स, ये सब ने मिलके इंडिया का जो धरोहर था, ट्रेडिशन, नॉलेज, साइंस था, फिलोसॉफी था, एस्ट्रोलॉजी था, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया कि इन तीनों ने मिलके, मुगल, दिल्ली सल्तनत वाले और ब्रिटिशर्स ने मिलके, ठीक है। ये यहाँ पता है कि इंडिया कितना रिच कल्चर था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, मोर एक्सेप्शन फॉर द मिनरल एक्सप्लोरेशन, ड्रिलिंग ऑन फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एक अपना ये आर्टिकल है फॉरेस्ट राइट एक्ट, यहाँ पे फॉरेस्ट एडवाइजरी कमेटी ने रिसेंटली, अब देखिए इसको शॉर्ट में समझिए, ठीक है, शॉर्ट में समझिए कि देखिए अभी जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ने बताया, मिनिस्ट्री ने रिसेंटली अभी जो फॉरेस्ट के जो लैंड एलोकेट किया गया था मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए, जो ऑक्शन किया गया था ना, उसमें जिस कंपनी ने बिडिंग किया, जिसने बिडिंग जीत लिया कि यहाँ पे इस लैंड ऑफ फॉरेस्ट में वो एक्सप्लोरेशन करेंगे, ठीक है, वहां पे माइनिंग करेंगे, अलग अलग मिनरल्स वगैरह जो रहेंगे उनकी जो खनिज पदार्थ है उनका एक्सप्लोरेशन करेंगे, और वहीं पे जो एक्सप्लोरेशन का डेंसिटी वगैरह था ना उसको बढ़ा दिया गया है, ठीक है। बोला है 60 to 80 बोर होल्स अप टू 6 इंच डायमीटर 10 स्क्वायर किलोमीटर के दायरे में, ठीक है, 10 स्क्वायर किलोमीटर के जो दायरे में है वहां पे और भी ज्यादा कर सकते हो। ये अभी कितना है, 62 से 80 है, पहले कितना था, पहले सिर्फ 25 था, 25, कहाँ पे लिखा है 25 बोर होल्स पहले, ठीक है। मतलब अभी इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल्स की तरफ बढ़ रही है, इंटेंसिव एक्सप्लोरेशन। अब इसके पीछे थोड़ा और इतिहास जा रहा है कि इंडिया में 30 क्रिटिकल मिनरल्स की नीड है, 30 क्रिटिकल मिनरल्स का नीड है, 30 क्रिटिकल मिनरल्स का नीड है, ठीक है, 30 से भी अधिक, जो अपना एआई टेक्नोलॉजी, ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर ये सब में काम आएगा, बैटरीज हो गया, ईवी बैटरीज हो गया, ठीक है, बैटरीज हो गया, और इस बैटरीज में भी क्या अपना लिथियम हो गया, लिथियम। अभी देखिए रिसेंटली मतलब 2 साल पहले जो रियासी डिस्ट्रिक्ट है ना, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रियासी डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, वहां पे 5 मिलियन मेट्रिक टन ऑफ लिथियम का रिजर्व मिला है, लिथियम का रिजर्व मिला है, कहां पे, रियासी डिस्ट्रिक्ट में लिथियम का रिजर्व। कब मिला है, 2 साल पहले। लेकिन इसका एक्सप्लोरेशन में बहुत खर्चा होगा, ठीक है, मतलब इसको ये खनिज को ये निकालने में, उसको पूरा इंडस्ट्रियलाइज करने में, पूरा बैटरीज बनाने में बहुत खर्चा होगा। लेकिन फिर भी इसीलिए अभी भी लिथियम इंपोर्ट किया जाता है। कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है, चिली से, जो अपना चिली देश है वहां से लिथियम इंपोर्ट किया जाता है, ठीक है, ये इसमें बताया गया है। तो इसका वही है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने, ठीक है, वही दे दिया है कि हाँ आप लोग इंटेंसिव लेवल पे मिनरल एक्सप्लोरेशन करो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, इंडियाज डीजल एक्सपोर्ट टू यूरोप सर्ज अहेड ऑफ ईयू बैन रशियन ऑयल प्रोडक्ट। अभी देखिए इसको शॉर्ट में 1 मिनट में समझते, ठीक है, क्योंकि इसमें ये उतना कुछ मेंशन है नहीं, ठीक है, इसमें सिर्फ यही मेंशन है कि जो यूरोपियन यूनियन है ये जनवरी 2026 से इंडिया से जो डीजल परचेस कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि इंडिया जो है वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट रिफाइनर है।
क्या है, रिफाइनर, मतलब रशिया से क्रूड ऑयल खरीदते हैं, मतलब कच्चा तेल खरीदते हैं, उसको इंडिया लाके रिफाइन करते हैं, उसके पेट्रोल बनाते हैं, डीजल बनाते हैं और अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे केरोसिन वगैरह हो गए, ये सब बनाते हैं। ठीक है, तो यहीं पे बोल रहे हैं कि फोर्थ लार्जेस्ट है। तो इंडिया जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है ना, इनको डीजल बेचती है, डीजल बेचते हैं, इंडिया डीजल बेचता है, समझे, लेकिन रिफाइन, हमारे पास क्रूड ऑयल का भंडार नहीं है, हम क्रूड ऑयल खरीदते हैं, उसको रिफाइन करते हैं और फिर रिफाइन करके बेचते हैं। ठीक है, इंडिया दुनिया का चौथा लार्जेस्ट है रिफाइनरी में। ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन बोल रही है कि हम जनवरी 2026 से इंडिया से डीजल नहीं खरीदेंगे, डीजल खरीदेंगे लेकिन वो डीजल नहीं खरीदेंगे जिसमें इसने क्रूड ऑयल रशिया से परचेज किया हो। ठीक है, इसमें वही लिखा है रशिया से परचेज किया हो। ठीक है, वैसे वाले क्रूड ऑयल, वैसे वाले जो डीजल है हम इंडिया से परचेज नहीं करेंगे। बाकी उसने कहीं और से अगर क्रूड ऑयल खरीद के लाया हो और उससे डीजल बनाया हो, हम उसको परचेज करेंगे। अभी तक देखिए, अभी रिसेंटली ये इंटेंसिफाई हो गया है। ठीक है, ये तो बोल रहे जनवरी 2026 से, लेकिन अभी जो चल रहा है, अभी क्या चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, अभी आने में समय है जनवरी, तो 5-6 महीने में ये इतना इंटेंसिव परचेस कर रहे हैं इंडिया से। देखिए 2,60,000 बैरल्स पर डे, एक दिन में 2,60,000 बैरल्स, और एक बैरल में कितना ये लीटर आता है, एक बैरल में समथिंग अराउंड 157 लीटर, एक बैरल में 157 लीटर डीजल आता है एक बैरल में। ठीक है, वन बैरल में कितना आता है, 1,57,000 लीटर। ठीक है, तो आप देख लीजिए एक बैरल, अब ये खरीद रहे हैं 2,60,000 बैरल, वो भी डेली। ठीक है, डेली खरीद रहे हैं और भी इसको इंटेंसिफाई किया जा रहा है कि और ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि जनवरी 2026 से तो यूरोपियन यूनियन बैन कर देगी। ठीक है, ये हो गया इसका आर्टिकल। ठीक है, अब यहाँ पे ये वही लिखा है, इफ यूरोप स्टॉप बाइंग रिफाइंड प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया इट विल स्टिल हैव बाय फ्रॉम सम ग्लोबल सप्लायर्स लिमिटेड। समझे, ग्लोबल सप्लाई तो वही सब दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो आप अगर इसको पढ़ोगे तो मेंस पर्सपेक्टिव के लिए आपको पॉइंट मिल जाएगा, लेकिन सारांश यही है, समरी जो है यही है। अब ये देखिए, ये है अपना यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन में टोटल 28 नेशन आते हैं। ठीक है, 28, सॉरी नॉट 28, अभी बढ़ के ज्यादा हो गया है। नाटो में आई थिंक 32 है ये, और अपना यूरोपियन यूनियन में 29 है शायद से। ठीक है, 29 है। अब ये जो कुछ कंट्रीज है, जैसे ये अपना आ गया, ये आ गया स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आ गया लिंचेस्टेनिया। ठीक है, ये अपना ब्रिटेन आ गया, ये आ गया नॉर्वे। ठीक है, ये आइसलैंड। ठीक है, आइसलैंड आ गया, ये आ गया एंडोरा, ये एंडोरा आ गया। ठीक है, ये अपना वेटिकन सिटी आ गया, वेटिकन सिटी, ये अपना रोम सिटी। ये सब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है, यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है। यूरोपियन यूनियन एक पूरा ग्रुप है, मार्केट ग्रुप है। ठीक है, इसमें जो यूरोप के नेशंस है ये सब आते हैं। ठीक है, कौन कौन नहीं आता, नॉर्वे नहीं आता, नॉर्वे नहीं आता, आइसलैंड नहीं आता, स्विट्जरलैंड नहीं आता, लिंचेस्टेनियन नहीं आता। ठीक है, यूके नहीं आता, ये ब्रेक्सिट से 2021 में शायद से बाहर हुआ था कि 2022 में। ठीक है, एंडोरा नहीं आता, एंडोरा नहीं आता, वेटिकन सिटी नहीं आता, वेटिकन सिटी नहीं आता, रोम नहीं आता। ये सब नहीं, ये यूरोप में है लेकिन ये यूरोपियन यूनियन के ग्रुपिंग्स में नहीं आते। ठीक है, नेक्स्ट, अब इसका सारांश समझिए। ये भी कुछ उतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, इसमें खाली ट्रंप ने एक मीटिंग रखा। ठीक है, जिसपे एआई के ऊपर डिस्कस कर सके कि एआई को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए, और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, एआई में इन्वेस्टमेंट, एआई में इन्वेस्टमेंट के लिए और क्या क्या किया जा सकता है, ये बात किया जा रहा है। ठीक है, एआई में अब यहाँ पे जो भी ग्लोबल टेक लीडर्स थे, ग्लोबल टेक लीडर्स जो अपने आते हैं, सैम ऑल्टमैन आता है। ये कौन है, सैम ऑल्टमैन, चैट जीपीटी का फाउंडर। ठीक है, सैम ऑल्टमैन आ गया अपना, मार्क जुकरबर्ग आ गया। ठीक है, और भी अपना सत्या नडेला आ गया, सुंदर पिचाई जो गूगल का सीईओ है। ठीक है, सत्या नडेला जो माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, ये सब वहां पर रिप्रेजेंट किए। ठीक है, डिस्कस करने के लिए कि एआई का जो है इसमें इन्वेस्टमेंट और आगे ये मार्केट कितना बड़ा बन सकता है,
ठीक है, ये यूएस के डेवलपमेंट में क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मुद्दा ये है कि इलॉन मस्क को नहीं बुलाया गया, इलॉन मस्क को नहीं बुलाया गया, ठीक है। अब इनके बीच में झड़प चल रही है और इलॉन मस्क ने, यूएस ने अपना एक नया पॉलिटिकल पार्टी भी बनाया, ठीक है। अब ये पार्टी उतनी प्रचलित नहीं है, लेकिन यूएस ने एक अपना पॉलिटिकल पार्टी बना लिया इलॉन मस्क ने, ठीक है। तो यही पे इनका झड़प कहां तक बढ़ता है और यूएसए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और कितना एडवांसमेंट कर रहा है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं व्हाट राजस्थान कोचिंग सेंटर बिल सेज व्हाई इट्स मैटर। देखिए अभी रिसेंटली राजस्थान ने कोचिंग सेंटर के ऊपर एक बिल लाया, ठीक है। अब इस बिल में क्या है, देखिए इस बिल में उतना एडवांसमेंट नहीं, इस बिल में मतलब जो स्टूडेंट्स सुसाइड कर लेते हैं, ठीक है, पिछले 4 साल में 90 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स जो कोटा में पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आईआईटी जेईई का तैयारी करते हैं, उन्होंने स्ट्रेस में आके एंजाइटी में आके सुसाइड कर लिया, ठीक है, उन्होंने आके सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया, ठीक है। तो उसी के लिए रेगुलेशंस के लिए बात कर रहे हैं, जो वहां पे कोटा में मिस रेगुलरिटी है या फिर अलग अलग जगह पे जैसे जयपुर वगैरह में जहां स्टूडेंट पढ़ने जाते हैं वहां पे मिस रेगुलरिटी है, उसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो टेक केयर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के इंटरेस्ट के लिए बात की जा रही है कि स्टूडेंट्स को वहां पे फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाएगा, वहां पे साइकियाट्रिस्ट रखा जाए ताकि जो स्टूडेंट स्ट्रेस वगैरह लेते हैं, ठीक है, स्ट्रेस की वजह से पढ़ नहीं पाते या फिर सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं, तो उनके लिए बताया जा रहा है। बस ये यहाँ पे वही डिस्कशन है, ठीक है। अब इसका एक कमिटी होगा और कमिटी में कौन कौन से मेंबर होंगे, कमिटी में होगा एक साइकियाट्रिस्ट होगा, एजुकेशन हो जो ये सीनियर एजुकेशनिस्ट होगा, वहां पे जो ये बेस्ट वगैरह रहेगा, ठीक है, उनको पुलिस ऑफिशियल्स रहेगा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोचिंग सेंटर्स रहेगा और पेरेंट रहेंगे। जो पेरेंट्स रहेंगे, पेरेंट्स मतलब कुछ पेरेंट्स, ऐसा नहीं कि सबको, तो वहां पे कुछ पेरेंट्स वाले भी कमिटी रहेगी, वो सब कमिटी मिलके डिस्कशन करेंगे, ठीक है, कि यहाँ पे क्या क्या किया जाए। कौन कौन रहेगा, साइकियाट्रिस्ट रहेगा, एजुकेशन ऑफिशियल्स रहेंगे, पुलिस ऑफिसर्स रहेगा, ठीक है, कोचिंग सेंटर्स के रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे और पेरेंट्स का भी रहेंगे, ठीक है, और वो लोग मिलकर डिसीजन लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक 50 स्टूडेंट्स से ऊपर वाले कोचिंग और एक 100 स्टूडेंट से ऊपर वाले कोचिंग, इनके ऊपर अलग अलग नियम कानून लागू होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे फाइन्स के बारे में कुछ बताया गया, फाइन्स के बारे में। अब यहाँ पे देखिए क्रिटिसिज्म ड्यूरिंग असेंबली बिल, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट इंपॉर्टेंट, बस इसके बारे में मतलब बिल लाने की बात की जा रही है, यही बता रहे हैं, ठीक है। बिल अभी तक आया नहीं, अभी कमेटी जाएगी, कमेटी में बिल बैठेगी, ठीक है, कमेटी में डिस्कशन होगा और इसके ऊपर लाया जाएगा, बिल लाया जाएगा कि वहां पे स्टूडेंट्स के लिए क्या बेनिफिट है, उस पर काम किया जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है पंजाब में इतना बाढ़ क्यों है। पंजाब में भी जो फ्लड आया जिसमें से समथिंग अराउंड 40 लोग मर चुके हैं अभी तक, 40 या फिर समथिंग 43 to 45% मर चुके हैं बाढ़ के कारण। इसमें से टोटल 900 से भी ज्यादा जो विलेजेस हैं, 900 से 1200 विलेजेस जो है वो बाढ़ के कगार में आ चुके हैं, ठीक है, वो डूब चुके हैं, ठीक है। वहां पे गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले पा रही है, वहां पे गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले पा रही कि कहाँ पे एक्शन लिया जाए। कितने सारे जो फार्म है जो मैं, क्योंकि अभी देखिए अभी बारिश का सीजन है, अभी ये अभी खारिफ सीजन है, ठीक है, खारिफ सीजन, यहाँ पे क्या होता है, धान लगा जाता है। यहाँ पे 900 से भी ज्यादा कितना हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, देखिए 1900 विलेज, सॉरी माय डेटा मिस्टेक, समथिंग 2000 गांव डूब चुके हैं, ठीक है। 43 हैव लॉस्ट, ये 11 लाख हेक्टेयर ऑफ लैंड, ठीक है। इसमें जहां पे ये लगा, मतलब जो धान, अभी पैडी का सीजन है ना, अभी खारिफ सीजन है, खारिफ सीजन जहां पे भी धान लगाया जाता है, ठीक है, तो धान क्या अपना खारिफ है, तो ये 11 लाख हेक्टेयर में डिस्ट्रॉय हो चुका है। मतलब आने वाले समय में जब दिसंबर होगा या फिर जनवरी होगा, यहाँ पे चावल का बहुत क्राइसिस देखा जाएगा, राइस का शॉर्टफॉल होगा। क्यों? ये जो इंडिया का सबसे बड़ा राइस उगाने वाला जो है राज्य पंजाब, उसमें 11 लाख हेक्टेयर का जो राइस है वही डिस्ट्रॉयड हो चुका है, ठीक है। तो दिसंबर जनवरी में ये सब राइस का डिमांड बढ़ने वाला है। क्योंकि राइस का शॉर्टफॉल होने वाला है, ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है, फ्लडिंग इज नॉट एंटायरली आउट ऑफ द ऑर्डिनरी, द ज्योग्राफी ऑफ पंजाब। यहाँ पे ज्योग्राफी ऑफ पंजाब की बात की है कि पंजाब कहाँ पे, ये देखिए पंजाब सप्त सिंधु वाले रीजन में आता है। पंजाब कहाँ पे आता है,
पंजाब आता है सब सिंधु वाले रीजन में। ये देखिए ये है पंजाब, ठीक है। पंजाब का छोटा सा भाग अपना इंडिया में है, ठीक है, और पंजाब का बड़ा सा भाग पाकिस्तान में है। पहले दोनों एक ही थे, लेकिन बंटवारे के टाइम पंजाब ज्यादा इधर चला गया, ठीक है। अब यहीं पे आते हैं, ये देखिए यहाँ पे आएगा सतलज नदी, सॉरी सतलज यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ब्यास आएगा, ये रावी नदी आएगा। तो यहीं पे वही बताएगा कि रावी नदी कहाँ से फ्लो कर रही है, रावी ब्यास सतलज, रावी ब्यास सतलज। इन तीनों में बाढ़ आने की वजह से, इन तीनों में बाढ़ आने की वजह, देखिए यहाँ पे लिखा है द रावी पासेस थ्रू पठानकोट। रावी नदी जो है, ये देखिए यहाँ पे आता है रावी नदी, रावी नदी, ठीक है। यहीं पे है कहीं पे पठानकोट, पठानकोट। तो यहाँ पे ये सब डिस्कशन दिया हुआ है कि पठानकोट है यहाँ पे, ब्यास थ्रू होशियारपुर, जो ब्यास नदी है, ब्यास नदी कौन सा है, ये है ब्यास नदी, ये है ब्यास नदी, ये ब्यास नदी, ये कहाँ से, होशियारपुर में यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे होशियारपुर है, ये डेट दिया हूँ, मतलब ये जगह दिया हूँ, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे बाढ़ का कारण ये है, ये सब सिंधु वाला नदी, जो कि इस साल समथिंग अराउंड 26%, ठीक है, समथिंग जो एक्सेस रेनफॉल हुई है, ज्यादा बारिश हुई है हर साल के मुकाबले, ठीक है। ऐसा पिछले 30 साल में बारिश नहीं हुई है कुछ कुछ इलाकों में, जितनी बारिश इस बार हुई है। इस बार आपने देखा होगा किश्तावर, जो अपना जम्मू कश्मीर रीजन है, वहां पे 60 लोग से भी ज्यादा मर गए। क्यों? लैंडस्लाइड की वजह से। और लैंडस्लाइड क्यों हुआ? तो हैवी रेनफॉल की वजह से, ठीक है। उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आया, उत्तराखंड में लैंडस्लाइड आया, ठीक है। बिहार में इस बार जो बाढ़ आया, तो बिहार में भी बाढ़ चल रहा है, ठीक है। राजस्थान में, राजस्थान जो कि डेजर्ट रीजन है, वहां पे बाढ़ आया, गुजरात में बाढ़ आया, और मुंबई तो आप जानते हो, मुंबई वाला जो रीजन है, ये हर साल बाढ़ में ही रहता है। दादर, कुर्ला वगैरह जो मुंबई के रीजन है, ये हर साल बाढ़ में ही रहते हैं, इनको हर साल ट्राई। ये फॉल्टी किसका है? ड्रेनेज सिस्टम का फॉल्टी है, क्योंकि जो हैवी पॉपुलेटेड जो जगह है, जो स्टेट है, टाउन है, वहां पे ड्रेनेज फॉल्ट रहता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर फॉल्ट रहता है, जो ड्रेनेज सिस्टम वहां का खराब रहता है, उसकी वजह से पानी जम जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ जो हुआ है पंजाब वगैरह में, ये एक्सेस रेनफॉल की वजह से हुई है, क्योंकि यहाँ पे नदी जो है ये ओवरफ्लो हो गए, मतलब बहुत ज्यादा बारिश होने की वजह से डैम टूट गए। यहाँ पे डैम टूटे, कौन सा डैम टूटा यहाँ पे? अमृतसर, तरहान, हरिके, नवाबगंज, यहाँ पे कुछ डैम्स मेंशन हुए हैं, जो डैम्स के टूटने की वजह से ये बाढ़ आई है। और डैम क्यों टूटा? एक्सेस रेनफॉल की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है। अब यहाँ पे नीचे वही सब है कि क्या ये सरकार को क्या देना चाहिए, एक्सेस एक्सीडेंट द रिवर कैरिंग कैपेसिटी, जो पानी बढ़ गया, तो ये सब वहां पे दिया गया है कि किस वजह से हुआ। लार्जर गवर्नेंस प्रॉब्लम, जो गवर्नमेंट प्रॉब्लम हो जाएगा अभी, उसके बारे में बताया गया है। डैम आइदर में, कि क्या दूसरा ये हो सकता है, स्पॉटलाइट फॉल्स अपॉन द 3 डैम, 3 डैम वहां पे गिर चुके हैं, तो ये सब बताया गया यहाँ पे, ठीक है, ये बताया गया। तो धन्यवाद गाइस, आज का द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस का एनालिसिस यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। कल के लिए फिर से लेकर आएंगे, ठीक है। धन्यवाद।